विद्या बिना मति गई और मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया और इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। हमेशा ही वो ये कहते हैं ज्ञान प्राप्त करो, इस अंधविश्वास को अपने अंदर से निकालो, ज्ञान प्राप्त करो ताकि आप जो है अपनी मानवता हासिल कर सके। अब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का जो शिक्षा के बारे में खास तौर पे कि ये जो शिक्षा की इच्छा पैदा करना कि हमें जो है, क्योंकि शिक्षा जिसकी इच्छा होगी वो ले लेगा अपने आप, उसके बाद फिर वो खुद भी प्रयास करने लगता है। लेकिन यदि इतने लंबे समय तक वो इच्छा ही खत्म हो गई है या इच्छा खत्म कर दी गई है, उसकी जरूरत ही नहीं है, तो फिर उसको बाहर से कौन डाल सकता है। यदि ये ज्ञान जो है इस मोहल्ले से उठ के उस मोहल्ले में चला गया, ये जो हेजेमनी है, ये जो एक अधिकार है, या जो ये जो हमने बना के रखा हुआ है कि हम रहेंगे जमीन पर, ये जो कि सब जगह ये जो जा रहा है, तो ये जो वो माहौल बनाया उन्होंने वो एक चमत्कार है। यदि शिक्षा देनी है, क्यों देनी है? क्योंकि समाज के अंदर भेदभाव है और किसको दी जाए कि एक यदि सबसे कमजोर को दी जाए। आज की इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रभान जी, मुख्य अतिथि गीता सहारे जी, डॉक्टर रतनलाल जी, रूबी जी, अनीता जी और सारे साथियों, सबसे पहले तो आप सबको माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक और आपको बहुत बहुत बधाई इस बात की कि आपने एक ऐसा सोचा कि एक अम्बेडकरी महिला मंच बनाया जाए, एक ऐसा जो समाज का सबसे कई स्तरों पे शोषित तबका माना जाता है कि उसकी प्रतिभा को उसको एक जगह मिले और उसके जो काम हैं, उसकी जो चीज़ें वो उसके माध्यम से उजागर की जाएं, वो स्थापित की जाएं समाज में। हमेशा ही इस रूप में ना देखा जाए कि बेचारी के तौर पे, कि उनकी जो क्षमता है वो सबके सामने दिखे। और इसके लिए धन्यवाद कि आपने मुझे अपने बीच में आमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जैसे कि हम जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले एक माँ की तरह से जिसने अपने समाज को, खास तौर पे जो हमारा समाज है, जो शताब्दियों से पीड़ित समाज है, जिससे जितने भी शक्ति के स्रोत होते हैं, चाहे वो सत्ता हो, चाहे ज्ञान हो या दौलत हो, संसाधन हो, सब छीन लिए और कानून बना के जैसे उन सब को देने के लिए, उन सब को स्थापित करने के लिए उस समाज में उसके लिए संघर्ष किया और उसके लिए अनेक कार्य उन्होंने किए। बहुत सारे उनके जीवन के एक जितनी घटनाएं हैं बहुत ही रोमांचक हैं और वो जहाँ से उन्होंने काम शुरू किया था वहाँ वो रुकी नहीं, वो काम बढ़ता ही चला गया और वो इतना व्यापक हो गया कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट की तरीके से एक संस्था का रूप धारण करते हुए संगठनों और उसके माध्यम से समाज में स्थापित हुआ और एक समय तक उसकी चमक जो है पूरे उसको महाराष्ट्र के खास क्षेत्र को आंदोलित करती रही। और शायद वही जो उन्होंने ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और उनका जो सत्यशोधक समाज का जो पूरा एक काम था, जो उसने ज़मीन तैयार की, वही इलाका है सतारा जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर फिर बाद में उसके साथ हमारे सामने आए दुनिया में। तो ये एक ज़मीन की नींव की तरीके से, जैसे हम कह रहे हैं कि खेत तैयार करने का जो काम होता है, उसमें वो करती रही। बहुत बात उनके बारे में बोली जाती है और जो कि सच है कि वो शिक्षिका थी, शिक्षा से काम शुरू किया, लेकिन शिक्षा उनका एक माध्यम था। शिक्षा एक मीडियम है किस चीज़ के लिए?
एक ऐसा समाज स्थापित करने के लिए जो समतामूलक समाज हो, जिसमें सबको सम्मान मिले और जिसमें सबकी हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो। उसके जरिए शिक्षा उसका एक जरिया है, इसीलिए वो सिर्फ एक शिक्षा तक रुकी नहीं। उस शिक्षा के काम को कि अपनी क्षमता निर्माण करने के बाद, योग्यता प्राप्त करने के बाद जो समाज में उसकी प्रैक्टिस है, जो उसका अभ्यास है, और जितने भी समाज के और वंचित तबके, सिर्फ वर्ण व्यवस्था के जो पीड़ित है, जो कि भारतीय समाज की सबसे बड़ी बीमारी तो यही है, जो इसको शताब्दियों से खाए जा रही है। और जितने भी हमारे समाज सुधारक हुए, सबने ही उसकी तरफ ध्यान खींचा है, लेकिन ये फिर वापस सत्ता के साथ क्योंकि जुड़ी हुई है, शोषण के साथ जुड़ी हुई है, तो स्थापित होती है। तो सावित्रीबाई फुले का जो काम है, क्योंकि वो कोई शास्त्रीय परंपरा से नहीं आती है, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, उनका सारा जीवन, अपने सारे सिद्धांत, सारे जो भी नीति निर्माण, सोच विचार, सब उनके अनुभव से अर्जित है। जो अनुभव है उनका, उसी ने उनको सिखाया है, उसी को ही उन्होंने अपनी दर्शन बनाया है। उसी में से ही चीजें, यदि शिक्षा देनी है, क्यों देनी है? क्योंकि समाज के अंदर भेदभाव है, और किसको दी जाए? कि एक यदि सबसे कमजोर को दी जाए तो एक ही बात से 20 बातें ठीक होंगी। इसलिए ये चुनाव है उनका, ऐसे ही स्कूल नहीं खोल लिया। वो एक चुनाव है, वेल थॉट जिसको कहते हैं, सोची समझी बात है कि यदि हम ये करेंगे तो इससे ये चीजें सब हो जाएंगी। तो वो ऐसे, और जब ये दिखा कि स्कूल तो खुल रहे हैं, लेकिन स्कूल में आने वाली जो बच्चे हैं, उनको तो उनके माँ बाप ने ही भेजना है। अब उनके दिमाग में तो वही जो शताब्दियों का कूड़ा जो है, वो धीरे धीरे करके उसके अंदर जमाया गया है। उनका भी थिंकिंग पैटर्न जो है वो ऐसा ही है। उनके अंदर भी शिक्षा प्राप्त करने की उतनी चाह नहीं है। तो बच्चों को कैसे लाया जाए? तो इसके लिए फिर उनके माँ बाप का जो सोचने का तरीका है, जो उनके अंदर ऊंच नीच का विचार जमा हुआ है कि हम तो इसी लायक हैं, हमें ज्ञान लेके क्या करना है, हमें क्या जरूरत है शिक्षा की। तो फिर माँ बाप के साथ उस दिमाग के साथ संघर्ष किया जाए। तो फिर इवनिंग स्कूल खोले जाएं माँ बाप के लिए, बड़े लोगों के लिए, क्योंकि तो मजदूर लोग हैं, दिन में काम नहीं कर सकते। दिन में काम करते हैं तो खाली टाइम नहीं है, तो शाम की जो नाइट क्लास मजदूर बस्तियों में लगाई जाए। जो दलित, क्योंकि कम्युनिटी है, कम्युनिटी में कुछ अपने आप ही स्वतः ही नेता होते हैं, तो उन नेताओं से बात की जाए, जो कम्युनिटी लीडर है, उनको थोड़ा सेंसिटाइज किया जाए, उनको समझाया जाए। और अच्छी बात यह कि वो समझाने में कामयाब हो। अन्यथा जो कम्युनिटियों के लीडर हैं, वो उनकी लीडरशिप जो है कम्युनिटी में उसी परंपरागत विचार के साथ ही स्थापित रहती है। वो अधिकांश मामलों में हमने देखा है कि वो कुछ भी नया करने की बजाय जो पहले से मौजूद चीजें हैं, प्रचलन में हैं, और जो कि बहुत ही भेदभावकारी हैं, उसी के साथ ही रहते हैं। लेकिन ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ये पूरा जो मूवमेंट था, वो समझा पाए उनको अपने साथ शामिल कर पाए। ये एक बड़ी बात है। इससे सीखने की जरूरत है हमें कि ये कैसे किया उन्होंने, कि कैसे समझा पाए अपने उनको कि जो लोग बोरी में भर के छुपा के बच्चे को स्कूल में लेके आते थे, फिर उसी बस्ती में स्कूल खुल गया, और जो बच्चे ऐसे ही घूमते रहते थे, उन बच्चों को नहला धुला करके वही खुद ही स्कूल में छोड़ने जाने लगे। ये कैसे हुआ? ये जो चेतना वहां पे आई, ये चमत्कार है, क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट मिला, और फिर उसी से जो इसी आत्मविश्वास के साथ जो मुक्ता साल्वे या जो
बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं कि सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले को अवार्ड भी मिला था। हम जानते हैं कि उस टाइम की जो अंग्रेज गवर्नमेंट थी, जो वहाँ पे अधिकारी थे, कि आपके स्कूल बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल से भी ज़्यादा बढ़िया चल रहे हैं, इसलिए सम्मानित किया जाता है। और वो परीक्षा जिस तरीके से हुई थी कि सरेआम जो है, जैसे पूरा पूना इकट्ठा हो गया हो। पूना आप समझते हैं कि मध्यकाल का बनारस और आधुनिक काल का पूना, वहीं से सारा चलता था। जो जितने भी धार्मिक जो है चीज़ें स्थापित की जाती थी वहाँ से, तो वहाँ पे वो लोग देख रहे हैं। और वो सरेआम जो परीक्षा हो रही है, और जो जिनके बारे में सोचा जाता है कि इन बस्तियों में भी क्या कभी कोई प्रतिभाशाली टैलेंटेड लोग पैदा होंगे, उनके बच्चे किस तरीके से जब परीक्षा दे रहे थे और अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहाँ के लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। यदि ये ज्ञान जो है इस मोहल्ले से उठ के उस मोहल्ले में चला गया, ये जो हेजेमनी है, ये जो एक अधिकार है, या जो ये जो हमने बना के रखा हुआ है कि हम रहेंगे जमीन पर, ये जो कि सब जगह ये जो जा रहा है, तो ये जो वो माहौल बनाया उन्होंने, वो एक चमत्कार है। वो एक सीखने की बात है कि इस दंपत्ति ने और दूसरे लोगों का सहयोग लेकर के कि कैसे उस जड़ जमी हुई काई को कैसे उतारा है, किस तरीके के उनके आर्गुमेंट थे, कैसा उनके साथ संवाद था, और कौन सा उनके जीवन में व्यवहार में ऐसा त्याग था, और क्या अर्ज थी कि वो समझा पाए, कि वो उनको अपने साथ ले पाए, जो उस भावना को निकाल पाए। तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का जो शिक्षा के बारे में खास तौर पे, कि ये जो शिक्षा की इच्छा पैदा करना, कि हमें जो है, क्योंकि शिक्षा जिसकी इच्छा होगी वो ले लेगा अपने आप, उसके बाद फिर वो खुद भी प्रयास करने लगता है। लेकिन यदि इतने लंबे समय तक वो इच्छा ही खत्म हो गई है, या इच्छा खत्म कर दी गई है, उसकी जरूरत ही नहीं है, तो फिर उसको बाहर से कौन डाल सकता है। तो ये इच्छा पैदा करना, इसके लिए जितने भी उपक्रम किए गए, स्कूल खोले गए, स्कूलों के अंदर एक ऐसा माहौल दिया गया, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, जो बच्चे दूर गांव के हैं, अब कुछ शिक्षा ले ली उन्होंने, अब क्या होगा, अब वो ठीक है 5वीं पास कर ली, अब क्या करें। तो उनके लिए हॉस्टल बनाए जाए, छात्रावास अपने घर के अंदर रख के कि ये किया जाए। तो ये सारे जितनी भी चीजें कर सकते थे कि जिसमें शिक्षा प्राप्त करने की चाह है, कि वो करें, वो किया उन्होंने। और जब इससे ये हुआ कि ये इस तरह के प्रयासों से ही सिर्फ बात नहीं बनने वाली है, इसको एक संस्थागत रूप देने की जरूरत है। तो फिर सत्यशोधक समाज बनाया। 25 साल ये कार्य करते रहने के बाद, अपने स्तर पे एक छोटे इलाके में काम करने के बाद, और वो संस्था जो बनाने के बाद, उसको स्थापित करने के बाद सत्यशोधक समाज के, वो फिर वो आंदोलन व्यापक हो गया, और वो किसानों में और मजदूरों में और उनकी जो आर्थिक जो स्थितियां थी, उनके जो शोषण थे, उन सब के बीच में निकल गया फिर वो आंदोलन। और उसके पीछे वो चेतना जो उनके उसमें थी, जो दर्द जो उनके उसमें था, सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले की, उसमें वो दिखाई देता है। और सावित्रीबाई फुले आमतौर पे जो ऐसा कि ज्योतिबा फुले का आंदोलन था और सावित्रीबाई फुले उसमें सहयोगी थी, ये बात तो सच है। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं थी। 18 स्कूल खोले आसपास, पढ़ाने वाले कौन थे उनके अंदर, वो कहाँ से आए। सहयोग तो जरूर ही लिया होगा, लेकिन जब ये देखते हैं कि एक स्कूल इवनिंग में चल रहा है, वो कैसे भाग भाग के थोड़ा थोड़ा टाइम देके कई सारे स्कूलों को मैनेज कर रहे हैं। कि एक आप गए होंगे पूना या जाएंगे,
जब यदि उन लोकेशंस को देखें कि जहाँ जहाँ उन्होंने स्कूल स्थापित किए, वो कितनी कितनी दूरी पे हैं और किस किस मोहल्ले में हैं, तो यदि उसको देखेंगे और यदि जो वो देखेंगे जिसका साड़ी का आप जिक्र करते हैं, बताते हैं कि भाई उस गोबर कीचड़ फेंकते थे, पत्थर भी फेंकते थे। सावित्रीबाई फुले जब अपने घर से, जो फुलेवाड़ा है अब, वहाँ से जब वो, क्योंकि आसपास तो गरीब लोग ही रहते थे, थोड़ी दूर जाने के बाद फिर मोहल्ला शुरू होता था जिसमें ज्ञान का अहंकार भरा हुआ था। और जब सावित्रीबाई फुले उस सड़क से गुजरती थी तो स्वाभाविक है कि उस पे अहंकार पे चोट लगती होगी, तो ये बदले में उसको ये पुरस्कार मिलता था। तो वो जो रास्ता है, जब वो उस रास्ते को जाती होगी, उस रास्ते के ऊपर सावित्रीबाई फुले कि एक बार महिला मंच जो है उस पर प्रोसेशन निकाले, सावित्रीबाई फुले जा रही है, तो आज भी पूना में हिल जाएगा। ऐसे कि यदि कोई फुले पगड़ी भी पहन लेगा पूना में, तो पुनारा पगड़ी जो है कि पूना की, जो देखे होंगे आपने पेशवा की पगड़ियाँ, तो वो उछलने लगती हैं कि ये क्या हो रहा है। तो अभी भी मतलब वो माहौल जो है पूना का, वो एक माहौल दिया था, जिस पे मैं जोर देना चाह रहा हूँ, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने। उसमें से शिक्षा तो उसका एक माध्यम है, और उसका उस माहौल को जो एक तरीके से बनाने का प्रयास था, वो बनाया, और उसकी सक्सेस तो, उपलब्धियां जो हम कह रहे हैं, हम देख ही रहे हैं, हमारे सामने है, मुक्ता सामने ही है। जब उनके एक स्टूडेंट जब उनको इनाम दिया, कुछ ऐसे इनाम देने लगे, तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी पैसे की जरूरत नहीं है आपकी, हमारे लिए एक लाइब्रेरी बनवा दीजिए। ये जो ज्ञान की भूख पैदा हुई उनके अंदर कि हमें एक लाइब्रेरी चाहिए, हमें एक लाइब्रेरी चाहिए। अब जो लाइब्रेरी होने की इच्छा होना किसी विद्यार्थी के अंदर, तो आप समझिए कि उसको भूख लग गई है अब ज्ञान की। और ये भूख जो है, क्योंकि शताब्दियों से रुकी हुई है, उससे दूर रखा गया है, तो ये वहां से पैदा हुई फिर इस चीज के अंदर। और जो उनके आर्ग्यूमेंट है और जो उनके तरीके हैं, छोटे बचपन में जिस तरीके की क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, जो परंपरा का दबाव होता है, वो बहुत ही ज्यादा लोड होता है परंपरा का, हम सब जानते हैं। जो ट्रेडिशन का जो लोड है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब आप इतना होता है कि जैसे अरस्तु जैसा बंदा जो था, अभी अरस्तु तो कितने हर विद्या का, हर सब्जेक्ट का उसको जनक माना जाता है। डॉक्टर भी थे, फलां भी थे, डॉक्टर थे, 2 पत्नियां थी अरस्तु की। और उस जमाने में एक चलता था, जो जिस तरह की स्टीरियोटाइप चलते हैं कि औरतों के दांत 40 होते हैं, और वो लास्ट तक यही मानते रहे। 2 पत्नियां थी, गिन के नहीं देख सके कि चलो गिन लेते हैं, खुद डॉक्टर थे। ट्रेडिशन का दबाव इतना गहरा होता है, आप समझिए अरस्तु की बात कह रहा हूं मैं। उस ट्रेडिशन की दबाव को लोगों के माइंड से हटा देना, इसकी सफाई कर देना, ये जो कि 9 पीढ़ियां नरक में जाने वाली हैं, ये क्या दबाव है, ये कहां से आता है। यदि आपने इसमें एक सुराख कर दिया अपने उससे, तो ये सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने, जो उनकी सारी रीडिंग है और जो अनुभव है, अनुभव से पूरी रीडिंग अनुभव तक गई, और जिस तरह की फिर अल्टरनेट हिस्ट्री राइटिंग, अल्टरनेट माइथोलॉजी, हर चीज का अल्टरनेट, पूरा अल्टरनेट कल्चर जिसको बोलते हैं, कि हमारी जो आदिवासियत है, जैसे मूल निवासियत है, जैसे कि जिसके अंदर बलिराजा है, कि जिसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा समाज का निर्माण करना, जिसके अंदर कोई ऊंच नीच नहीं है, जिसके अंदर कोई झगड़े नहीं है, जिसके अंदर कोई जातिगत द्वेष नहीं है, जातियां नहीं है उस तरीके से ऊंच नीच में। तो एक वहां पे उसका वो, चाहे वो काल्पनिक है, लेकिन राम राज्य भी तो काल्पनिक ही है। तो ये जो हर दृष्टि से एक
अपना नैरेटिव बिल्डिंग, जिसको हमारा पूरा दर्शन बनाना, ये काम उन्होंने शुरू किया। और उसके पीछे जो ये उनकी सोच है, जो सावित्रीबाई फुले की पोइट्री में, उनके भाषणों में, या जो खास तौर पे यदि आप ज्योतिबा फुले के वो 4 भाषण पढ़े हैं जो उन्होंने, वो बहुत ही कमाल के हैं, जिसको सावित्रीबाई फुले ने एडिट करके एक तरीके से छापा था शुरू में ही, जब यंग फुले की बात है ये। और बुजुर्गियत में आने के बाद तो बहुत सारे उन्होंने प्रयोग किए उस चीज़ के बारे में। तो ये सावित्रीबाई फुले का जो पूरी जिंदगी है, मान लीजिए कि उनकी मौत ही है जैसे, अभी मैं तो उनको शहीद ही कहता हूँ, कि वो सिंपल मौत नहीं है, बीमारी की मौत नहीं है। वो मरी तो थी वो इसी से कि प्लेग का संक्रमण हो गया था, लेकिन क्यों हो गया था? वो इसलिए हो गया था कि प्लेग फैल गया पूना में 1896-97 में। और एक बच्चा है जिसको समझते हैं हम, कोरोना देखा है हमने कि कोई हाथ नहीं लगा रहा, माँ बाप भी हाथ नहीं लगा रहे हैं। अब सावित्रीबाई फुले को पता लगता है तो वो उसको अपनी पीठ पे लेकर के आती है और उसी से संक्रमण होता है। सावित्रीबाई फुले को पता था कि ये संक्रमण हो सकता है, लेकिन फिर भी एक जो सेवा करने वाला व्यक्ति है, जो समाज सुधारक है, जो समाज सेवी है, जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर प्रेम है, उसने उसको महत्व दिया। वो बच्चे को लेकर के आई अपने हॉस्पिटल में, जो उन्होंने अपना एक जगह बनाई थी अपने बेटे यशवंत राव, डॉक्टर यशवंत राव के साथ। तो ये जो भावना है उनके अंदर कि जान हथेली पे रख के तब समाज परिवर्तन के लिए निकले हैं, ये सिर्फ ये यहां आकर के तो ये एंड है, इससे ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता, जान से ऊपर तो। और वो शुरुआत से ही ये जो कमिटमेंट है इस चीज की उनकी, ये मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, जो चालक शक्ति है सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की। क्योंकि उनकी यदि हम जितनी पोएम भी पढ़ेंगे उनमें भी दिखेगा ये। और उन्होंने कहाँ से सीखा, वो कभी नहीं कहते कि उन्होंने महान ग्रंथों का अध्ययन किया है। जो ज्योतिबा फुले की रीडिंग्स है, जो ज्योतिबा फुले ने पुस्तकें पढ़ी, वो सावित्रीबाई फुले के भी उन पे कई किताबों पे नाम हैं, उनके सिग्नेचर हैं, जिनको वो देखती थी, जिनके बारे में, क्योंकि उनका घर तो इसी चर्चा का विषय बना हुआ था, तो वो सारा उनके उसमें था। लेकिन वो जो जिसको ज्ञान का मुख्य स्रोत यानी कि स्रोत माना जाता है कि ये ज्ञान अर्जित कर लोगे तो आप सीधा स्वर्ग में ही जाओगे, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, उस ज्ञान से उनका कोई वास्ता नहीं था। वो ज्ञान जो है टॉमस पेन का राइट्स ऑफ मैन, वो जो तार्किक चिंतन, वो भाव, कई जगह से उन्होंने चीज़ों को लिया सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने, जिसमें चाहे वो ईसाई मिशनरी हैं उनसे भी लिया, जो प्रेम और वो है, कहीं से कुछ लिया, तो उनका वो सब मिला के उनके अंदर बना अपने अनुभव से। और हमारे समाज के अंदर जो समाज का जो गुलामी है और जिसको धार्मिक तरीके से धर्म से वैलिडिटी देते हुए, वैधता देते हुए धर्म से वो बनाई गई थी, उसके ऊपर अटैक किया उन्होंने, वो दिमाग से निकाला लोगों के। बड़ा मुश्किल काम था ये, क्योंकि वो नहीं निकल पाए जिससे, तो उनके पिताजी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था अपने। वो उसी मानसिक संरचना के साथ मौजूद थे। दबाव अपनी जगह है, उसका जो समाज का दबाव अपनी जगह है, लेकिन जो खुद की जो चिंतन सोच है वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वो उसके लिए ये मुझे लगता है कि उनका शिक्षा के बारे में भी जितनी उनकी कविताओं में आती है कि शिक्षा किस लिए भाई, शिक्षा से क्या हासिल होना है, वहां कोई कभी नहीं है कि इससे सिर्फ रोजगार मिल जाएगा, आप अंग्रेजी राज में क्लर्क बन जाएंगे, नहीं। हमेशा ही वो ये कहते हैं ज्ञान प्राप्त करो, इस अंधविश्वास को अपने अंदर से निकालो, ज्ञान प्राप्त करो, ताकि आप जो है अपनी मानवता हासिल कर सके, अपने जो ये
वो चीज़ें हासिल कर सके। ये उसका एक जरिया, एक टूल है शिक्षा, एक हथियार है, एक माध्यम है। सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं है, रोजगार का सवाल नहीं है, पूरी पूरी उसका सवाल है। तो वो एक व्यापक तौर पे शिक्षा उनके लिए एक व्यापक उसका हिस्सा थी। अभी यदि कोई शिक्षा पे काम कर रहा है तो शायद वो बहुत ही उसका छोटा विजन होता है कि शिक्षा हासिल करके क्या होगा। उनका विजन शिक्षा को लेकर के काफी बड़ा था, और उसके अंदर जो शिक्षा की पद्धति है, अभी तो ये प्राइमरी एजुकेशन की बात है उनके ज़माने में। बाद में डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस तरह से हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट खोले, कॉलेज खोले, वो तो स्कूल खोल रहे थे। अभी हमारे समाज में स्कूल की साक्षरता की, अक्षरों से, दुनिया से परिचय की ज़रूरत, कि उनके माध्यम से जितना भी ट्रेडिशन में जो जितनी भी मेधा है उसको खंगाल सकें, उसको अपने लिए प्रयोग करने लायक उसको बना सकें, तो ये वो कर रहे थे। तो उसमें एक शिक्षा का भी एक जो दर्शन है उनका, शिक्षा दर्शन, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यदि उनकी पोइट्री में भी ऐसे ही आता है कि इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। ऐसी कविताएं हैं कि ग्रुप बना दिए बच्चों के, एक बच्चा ये बोलेगा, फिर दूसरा टीम ये बोलेगी, चौथी टीम एक्टिविटीज के जरिए, जिसको बोलते हैं हम आजकल, कि कुछ उनके जरिए से वो शिक्षा ग्रहण करेंगे बच्चे। और किस तरीके से सारा उनका जो, तो मैं तो यही समझता हूँ कि जो हमारे जो समाज है, जो कि संख्या हम जानते हैं, उसकी शक्ति भी हम जानते हैं, लेकिन उसकी शक्ति की पहचान इसी से हुई है, शिक्षा के उससे। और जैसे ही ये शिक्षा की इस समाज के अंदर एंट्री हुई, तो ये समाज देख लीजिए खिल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अभी किसी भी क्षेत्र में वो बात नहीं हो सकती जो बात हो सकती थी या होती थी। उसकी वजह एक ही है कि हमारे पास तो एक ही पूंजी है ना, वो शिक्षा है। इसी बात को फिर आगे बढ़ाया डॉक्टर अम्बेडकर ने भी, कि शिक्षा जो है मुख्य है। हमारे पास क्या कैपिटल है, हम क्या करके क्या बन सकते हैं, और मॉडर्न टाइम में कौन सी शिक्षा। फिर अंग्रेजी की शिक्षा पे वो बड़ा जोर देती थी, अंग्रेजी सीखो। क्यों? संस्कृत क्यों ना सीखो? वो भी, उसमें भी बड़ा ज्ञान था, और उसी को ही ज्ञान की मान्यता प्राप्त थी उस जमाने में। लेकिन उन्होंने ये बोला, उनकी कविताएं है इस चीज के ऊपर, कि आप अंग्रेजी सीखो, उसकी जो ताकत है, वो उससे आप बलवान बनेंगे। अंग्रेजी माई ऐसे बोलते। तो वो, क्योंकि अंग्रेजी में जो वो शिक्षा प्राप्त कर रही थी, तर्क की, विज्ञान की, ऐसी शिक्षा, तो वो जो है उनका पूरा शिक्षा का दर्शन, शिक्षा के प्रति जो दृष्टिकोण था, मैं तो यही समझता हूँ कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का जो योगदान है शिक्षा को लेकर के, और हमारे समाज को जिस तरह से जगाया उन्होंने, समतामूलक समाज के लिए, बराबरी के लिए, सम्मान के लिए, और जो भी सम्मान क्योंकि उसी से हासिल होता है, जो हम काम करते हैं यदि उसका सम्मान स्थापित होता है समाज में, तो ये इस सब के लिए वो एक समुचित, एक समग्र आंदोलन था वो। शिक्षा जिसके कोर पे थी, जिसके उसमें थी, जो ज्योतिबा फुले की जो है ना, विद्या बिना मति गई, और मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, और इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। यानी कि ये कितना लॉजिकल उन्होंने बताया है कि एक, यदि आप एक शिक्षा ले लेते हो, विद्या ले लेते हो, ज्ञान ले लेते हो, तो ये सब चीजें जुड़ी हुई है इस तरीके से कि आपकी प्रोग्रेस जो है, गति नहीं हो सकती जब तक जो है मति वो नहीं होगी, जब तक आप प्लानिंग नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, नैतिक वो नहीं, बल नहीं आपके अंदर, साहस नहीं है। और यदि गति नहीं है आपकी, तो धन कहाँ से आएगा आपके पास, संसाधन कहाँ से आएंगे? और संसाधन नहीं होंगे तो फिर क्या बनने वाला है किसी का? तो दरिद्री रहना है, हाथ पसारे ही रखना है।
तो ये इसी के अंदर उनका सारा जीवन जो है, सिख दर्शन जो है वो मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।